डिस्कशन इज, हम रिलीजन सोसाइटी से आगे आ चुके हैं। हमने विजन की बात की थी, हमने यस्टरडे भी डिस्कस अबाउट डिफरेंट अप्रोचेस। हमने लीला ड्यूक की बात की थी, और हमने उसके बाद जो है फेमिनिज्म की बात की थी। हमने सबाल्टर्न अप्रोच की बात की थी, हिस्टोरियोग्राफी बताया हमने कि कैसे वो प्रिंस, कैसे वो हायर क्लास अपर क्लास की बात नहीं करता है। अब हम क्या कर रहे थे? आज की हमारा चर्चा का विषय क्या है? भारत की सोशियोलॉजी को डिटेल में लेके जाने का जो विषय हमने उठा रखा है बीड़ा, आज हमें किस चीज की चर्चा करनी है? ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है। हाँ, देखो, भारत के ट्रांसफॉर्मेशन को अगर समझना है तो सेवा के 8 साल जो है वो देख लीजिए। सेवा के 8 साल देखते ही हमारा आधा काम हो जाएगा। अब मुझे बताइए, महात्मा फुले की जो नॉन ब्राह्मण अप्रोच है वो आप लोगों को पता है कि बताई जाए? कोमल जी, आपको 1 मिनट दिया जा चुका है, आगे बोलिए। बोलिए बोलिए। बोलिए। बताइए। नेक्स्ट पॉइंट बताइए जल्दी। तो महात्मा फुले साहब की अगर हम अप्रोच की बात करें, चलिए पहले उसी की बात कर लेते हैं ताकि आपको एक विचार समझ में आए। तो महात्मा फुले साहब, ज्योतिबा फुले साहब बहुत ही बड़े विचारक, क्रांतिकारी नेता थे। 19वीं सेंचुरी से जुड़े हुए महात्मा फुले धर्म और कास्ट की बात करते हैं। वुमेन और एजुकेशन उनकी फिलॉसफी का कोर है। और एग्रीकल्चर और पेजेंट के बारे में भी महात्मा फुले बात करते हैं। सत्य शोधक समाज, नॉन ब्राह्मण मूवमेंट के संचालक हैं। नॉन ब्राह्मण अप्रोच जो स्टडी की है हिंदुस्तान में, सोशियोलॉजी का जो एस्पेक्ट है, दैट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ रिजेक्शन ऑफ द ब्राह्मणिकल हिस्ट्री, ब्राह्मणिकल सिस्टम। दैट इज व्हाट आई शुड से, द हिस्ट्री इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ शूद्र अति शूद्र पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का नाम क्या है? शूद्र अति शूद्र। हाँ, शूद्र अति शूद्र पर्सपेक्टिव आपको लिखना भी चाहिए, इस शब्द का आपको पता भी होना चाहिए। कोमल जी, वीडियो ऑन कीजिए। सर अभी करनी हो तो जाओ। हम तो रुके हुए हैं कोमल जी। शूद्र अति शूद्र पर्सपेक्टिव पे है, यानी ब्राह्मण जो है वो, जब कहा गया, मनु ने कहा कि वही है जीवन का आधार, वही सब कुछ है, तो इस बात को रिजेक्ट करते हैं। वेदास, वैदिक फिलॉसफी, गीता जो कहती है, वर्णाश्रम सिस्टम जो कहता है क्षत्रिय पुलिस में होने चाहिए, वैश्य कल्टीवेशन करेंगे या ट्रेड करेंगे, किंतु शूद्र के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। पहले 3 वर्ण जो भी करते हैं उसे शूद्र नहीं कर सकता। इसीलिए शूद्र आर ड्यूटी बाउंड टू सर्व द अदर 3। शूद्र की मर्जी नहीं चलेगी। व्हाट आई एम सेइंग, शूद्र इज ड्यूटी बाउंड टू सर्व द अदर 3। ये तो गजब हो गया। इसी बात को समझाया है बहुजन समाज के पर्सपेक्टिव से ज्योतिबा फुले साहब। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी फिलोसोफर हैं, रिवोल्यूशनरी फिलोसोफर और एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने नॉन ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव को तराशा, जिन्होंने नॉन ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव को एक नई दिशा दी। महात्मा गोविंदराव ज्योतिराव फुले। अनसरकारी वीडियो चैनल पर उनके आपको कई वीडियो भी मिलेंगे। तो फुले की राइटिंग जो थी, उन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया। उन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया उस समय के जो क्वेश्चन थे। क्या क्वेश्चन थे उस समय के? धर्म के, वर्ण के, रिचुअल के, जेंडर के, पिजेंट्री के, जिससे जीवन का आधार होता है। सोशियोलॉजी का जो चक्र है, जो सोशियोलॉजी, जो सामाजिक संरचना और आधार को हम बोलते हैं, ओ हो, कोमल जी ने पूरा आसपास का वातावरण ठीक कर
आसपास एकदम जो दिखना चाहिए वही, और फिर कोमल जी जो हैं बैठ चुकी हैं अपने डबल बेड पर। क्यों कोमल जी? कोमल जी चाहती नहीं है हम उन्हें कुछ भी कह पाए, किंतु हम कुछ भी कह देते हैं। पहले कोमल जी को क्रोध आता था, अब वो क्रोध जो है विचारों में परिवर्तित हो गया है। धीरे धीरे कोमल जी को समझ आ रहा है कि रास्ता तो यहीं से जाएगा। क्यों कोमल? तो सारे के सारे इंटायर ऑपरेसिव आइडियोलॉजिकल सिस्टम को बदलना चाहते थे। तो 19वीं सेंचुरी में जब हम बात कर रहे हैं, उनके आइडियाज रेडिकल कहे जाए। महात्मा फुले का जो योगदान है वो मॉडर्निटी लेके आने है, आइडियोलॉजी को ऊपर उठाने में है। यानी कि वॉर ऑफ पोजीशंस जो थी, यानी किसने क्या पोजीशन ली, किसने क्या पोजीशन ली का अर्थ है भैया राजा राममोहन रॉय क्या सोचते हैं, भैया टैगोर क्या कह रहे हैं, भैया प्रेमचंद क्या लिख रहे हैं, भैया तिलक क्या कह रहे हैं, भैया विवेकानंद क्या कह रहे हैं। इसी तरह से वॉर ऑफ पोजीशन, तो पोजीशन क्या लेंगे ज्योतिबा फुले, वो भी नॉन ब्राह्मणिकल सेंटिमेंट के हिसाब से बहुत बड़ी बात है उस समय के लिए। कलयुग में बात हो रही है, कलयुग में। तो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन को चैलेंज करने वाले ज्योतिबा फुले ने काउंटर कल्चर डेवलप किया। काउंटर कल्चर क्या होता है? काउंटर कल्चर, काउंटर कल्चर होता है जब आप बचपन से क्लासरूम जाते हो, बचपन से फिर आप कॉलेज जाते हो, फिर आप जो है कोचिंग जाते हो, सब जगह एक कल्चर मिलता है। फिर अचानक से एक आदमी आपको मिलता है, वो आपकी चोटी पकड़ के आपको घुमा के बोलता है तूने जिंदगी में कुछ नहीं किया। तो फिर आपको गुस्सा आता है, फिर आपको लगता है ये अकेला एक पागल है, हमने सब कुछ किया है। वो आदमी लगातार ऐसा करता रहता है, करता रहता है, कई सालों तक ऐसा वो करता रहता है, 10 सालों तक ऐसा वो करता है, तो एक काउंटर कल्चर डेवलप। उस काउंटर कल्चर को समझने के लिए बहुत थोड़े से लोग होते हैं। धीरे धीरे उसकी भाषा और उसकी वोकैबुलरी को बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और बड़े बड़े लोग भी यूज करने लगते हैं। लेकिन क्या वो कल्चर डेवलप कर सकते हैं? बताइए कोमल जी। सर मुझे काउंटर कल्चर ही हाँ, क्या कहा? काउंटर कल्चर नहीं समझ आया सर। काउंटर कल्चर समझ नहीं आया? हाँ चल आप सब समझाइए क्या होता है काउंटर कल्चर। जो जो भी हमने मतलब अभी तक कल्चर जिसके थ्रू हम मतलब पास आउट हुआ, यानी कि फ्रॉम बर्थ टू अब तक, यानी कि यूथ एज तक अब तक जो भी डेवलपमेंट हुआ है या फिर कल्चर हमने देखा है कि भाई हमारे आस पास कैसा होता है, वो है काउंटर कल्चर। जो भी हमने देखा है, प्रोसेस जो भी हमने देखा है वो है काउंटर कल्चर की, जो है और उसको आप चैलेंज करते हो वो है काउंटर कल्चर। चैलेंज करते हैं वो है चैलेंज कर, काउंटर कल्चर। वो है काउंटर कल्चर। जैसे आप जो चीज करते आए हो, जैसे जो चीज बताया गया है आपको, आप उसको चैलेंज करते हो। बताया गया है 18 साल के बाद लड़की की शादी हो जानी चाहिए, 21 साल के बाद घर में बोझ है वो। जब वो चावल ऐसे फेंकती है पीछे, हमने क्या कहा था कि भाई तेरे घर से मेरा कोई नाता नहीं, तू मुझे डाउरी दे रहा है, उसके बाद से मैं तेरे पे बोझ नहीं हूँ, और जो नए घर में जा रही हूँ वो लड़का खुशी हो रहा है क्योंकि कार भी आएगी, गाड़ी भी आएगी, पैसे भी आएंगे, कमाने वाली लड़की भी आएगी। उस वो है कल्चर। लेकिन उसकी जगह लड़की बैठती है टांग पे टांग भर रख कर, और लड़के की माँ से बोलती है अबे तू ये बता कि मेरी मम्मी मेरे साथ 10 महीने रहेगी, तुम भी कभी कभी रह सकती हो, मैं मना नहीं कर रही हूँ। तो ये क्या हो गया? काउंटर कल्चर। यानी कि आपके माता पिता आपको कहते हैं हम लड़की के घर का पानी भी नहीं पिएंगे, लड़की कहती है मैं अपनी सैलरी से जो घर बनाऊंगी उसमें मेरे मम्मी पापा तुम्हारे साथ मेरे साथ रहेंगे। ये क्या हो गया? काउंटर कल्चर। अब समझ आया कोमल जी? है ओके, थैंक यू।
तो गोविंद राव जी ने भी एक काउंटर कल्चर क्रिएट किया। उन्होंने जो है इन बातों को उठाया, जो हेजीमोनी क्रिएटेड थी उसको उन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने एलिटिज्म को चैलेंज किया, सबाल्टर्न आइडियाज को लेकर आए। फुले ने जो है किसका क्रिटिक किया? ही वॉज ए क्रिटिक ऑफ आर्यन ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन। आर्य भारत आए, आर्यों ने सब कुछ किया, आर्य ही सबसे महान थे, आर्य हमारे कल्चर के जनक हैं। उन्होंने इसको डिस्करेज और डिस्काउंट किया। बल्कि उन्होंने किस पे फोकस किया? बुद्धा, चारवाक, कबीर, तुकाराम, शिवाजी, इन सब पे उन्होंने किया। प्रो पीपल, किस पे फोकस किया? प्रो पीपल रूल पे फोकस किया। उन्होंने कहा तुम झूठ बोलते हो, शिवाजी भी बहुजन समाज के थे, किंतु आपको जो है अपना फायदा करना है, इसलिए शिवाजी को आपने अपनी तरफ जोड़ दिया। तो चैलेंज हुआ अपर कास्ट के डोमिनेशन को, चैलेंज हुआ जेंडर इनइक्वालिटी को, चैलेंज हुआ क्लास हायरार्की को, चैलेंज हुआ इनजस्टिस को। तो फुले ने ये सारी चीजें एजुकेशन के थ्रू उठाई। लो कास्ट वुमेन को एजुकेशन का एक्सेस देने की बात की। एग्रीकल्चर में जो मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स हैं, जो गरीब किसान हैं, उनको मदद करने की बात की, अनटचेबिलिटी को हटाने की बात की, पैट्रियार्कल सोसाइटी और ब्राह्मणिकल सोच को चैलेंज करने की बात की। पेशवा समाज में ये सारी बातें उन्होंने की। तो उनकी आइडियोलॉजी क्या है? इज आइडियोलॉजी ऑफ सोशल रेवोल्यूशन वाज ए प्रेजेंट एंड एंटी कास्ट आउटलुक। ये हम क्वेश्चन के फॉर्म में लिख सकते हैं, समझे? कल भी हमने एक प्रश्न दिया था, एक किसी ने तो मुझे लिख के भेजा है, मैंने उत्तर का जवाब भी दे दिया। कोमल, तुम्हारा आंसर कहाँ है? बोलो कोमल, तुम्हारा आंसर कहाँ है? सर मेरा एग्जाम। अच्छा, मैंने पूछा कोमल से आंसर है कहाँ, वो बोले आंसर मेरा एग्जाम है वहां। इसे कहते हैं कल्चर। और एग्जाम होते हुए भी अगर आप आंसर लिखती तो इसको क्या कहते हैं? काउंटर कल्चर। एग्जाम के नाम पे कुछ भी ना किया जाए, क्योंकि एग्जाम है। एक आंसर तो लिख ही सकती थी। सुनाई नहीं दे रहा कोमल जी? अब ये वाला लिख दूंगी सर। चलो जी, बहुत आसान, जय हो। तो ये कल्चर है। आंसर ऐसे क्योंकि लिखे नहीं जाते आंसर, आंसर भी लिखने के लिए आदमी को बड़ी पीड़ा उठानी पड़ती है। तो फूले जो है डेमोक्रेटाइजेशन में बिलीव करते थे एजुकेशन की। उनकी वाइफ थी सावित्रीबाई फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले। 1848 में पहली बार विद्यालय खोलने वाले क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले। 1848, सोचिए, वुमेन एजुकेशन के लिए जनक हैं। तो ये एक नॉन ब्राह्मणिकल अप्रोच है। उन्होंने फाउंडेशन पे अटैक किया कास्ट सिस्टम के। महाराष्ट्र में इसका बहुत फर्क आया। हिंदू कल्चर, कास्ट सिस्टम जो है वो, उसको उन्होंने चैलेंज किया। उन्होंने सुपरस्टिशन, इनइक्वालिटी के अगेंस्ट बात की। तो फूले की जो आइडियोलॉजी थी लिटरेचर के फॉर्म में, वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत होलिस्टिक है, नॉलेज दिखती है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी, उन्होंने बहुत सारी बुक लिखी, ठीक है ना? उन्होंने बुक लिखी बहुत सारी, और वो सारी की सारी बुक्स अपने आप में आई ओपनर है। क्या है? तो सारी बुक अपने आप में आई ओपनर है। मैं नाम दे देता हूँ उनके, ताकि आप चैट बॉक्स से बाद में नोट कर लें, या पहले भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? फुले साहब के लिटरेचर है। सबको आप अपने
नोट्स में या कहीं पे भी नोट कर लोगे, आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगा कोमल लास्ट में, इनको बस पढ़ लेना है और समझ लेना है कि यार ये उसका वो है। कोई डाउट है तो बताइए। तो यानी धर्म और जाति की बात करने वाले, ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट बात करने वाले, उन्होंने चतुर्वर्ण सिस्टम को डिस्करेज किया। फुले ने जो है वो हिंदू सोशल स्ट्रक्चर की जो डाइकोटॉमी है, हिंदू सोशल स्ट्रक्चर की क्या डाइकोटॉमी है कोमल? कोमल, आंचल आप बताओ, व्हाट इज द डाइकोटॉमी ऑफ हिंदू सोशल स्ट्रक्चर? अगर किसी एक रिलीजन को मतलब उसमें कलेक्टिव रिलीजन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये तो इसमें डाइकोटॉमी वाली कौन सी बात है? तो अच्छी बात है कि इतने सारे प्लूरलिटी है हमारे धर्म में, इतना सारा उसमें लिबरलिज्म है, डाइकोटॉमी क्या है? बोलो बोलो, कोमल आप बोलो। एक पॉइंट तो आपने बोल ही दिया, पर डाइकोटॉमी भी बता दो ना। हम्म, डाइकोटॉमी क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट एंड रिचुअल्स, कॉम्युनलिज्म एंड फंडामेंटलिज्म इज देयर सिंस सेकुलरिज्म एग्जिस्टेंस। एक तो भाई अंग्रेजी शब्दों का सही प्रयोग हमें करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है आप दोनों की, हिंदू धर्म की डाइकोटॉमी यही है, एक तरफ इतना लिबरल है और एक तरफ इतना जटिल और जड़ बुद्धि भी है। तो इसको क्या कहते हैं हम? डाइकोटॉमी। दोनों के पॉइंट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फुले साहब भी इस डाइकोटॉमी की बात कर रहे हैं, फुले साहब भी इसी चीज को कर रहे हैं। तो फुले ने बोला कि ब्राह्मणिज्म एक रिलीजियस है, धार्मिक ऑर्डर है, और वो रेशनलाइज्ड और सैक्रोसैंक्ट तरीके से चीजों को दिखाता है, जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर हो। एवरीडे लाइफ की प्रैक्टिस में, पॉलिटिक्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ऊपर कौन होगा? ब्राह्मण होगा। तो इट हैज मैनिपुलेटेड द नॉलेज। फुले ने कहा कि ब्राह्मणिज्म ने सदियों से समय और अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से हमें दबा दिया है, हमें कुचल दिया है। बात समझे? इसीलिए फुले साहब जो है अवतार कल्पना को भी क्वेश्चन उठाते हैं। क्या अवतार कल्पना? क्या है अवतार कल्पना? आंचल जी, कोमल जी, क्या है अवतार कल्पना? नहीं पता। भगवान विष्णु के है ना 10 अवतार, तो हिंदू धर्म का ये क्या है? अवतार कल्पना। सुना है कोमल जी भगवान विष्णु के अवतारों का नाम? यस सर। एक अवतार का नाम बताओ। मत्स्य अवतार सर। वाह, मत्स्य अवतार, शाबाश। बताइए सर। हैं? स्टार्टिंग बताइए। क्या होता है? ऐसे ऐसे सर बहुत सारे अवतार हैं। ओ, वारामीरा अवतार, वरामिहिर अवतार, वारामीर ऐसा कुछ है सर। ऐसा कुछ है, वराह अवतार है। हाँ सर, हाँ फुले ने सर। कहा कि ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर ने ऐसा बिलीफ पैदा कर दिया जिससे अपने हिसाब से हिस्ट्री लिखी गई और इसी के हिसाब से सब कुछ हुआ, और ये गलत है। फुले जो है कास्ट सिस्टम को एनालाइज करने की बात नहीं कर रहे थे। फुले कह रहे थे कि कोई ना कोई तो होगा इस सिस्टम में जो लोएस्ट दर्जे पे रहेगा, एक ब्राह्मण एक शूद्र। तो यानी कि मार्क्स के कैपिटलिज्म की तरह
फुले साहब भी बाइपोलरिटी ऑफ मॉडर्न सोसाइटी की बात कर रहे थे। ये एक तरफ अपर क्लास रह जाएगी और एक तरफ लोअर क्लास। He was talking about bipolarity of Hindu and others। ठीक है जी, बात समझ आई मेरी कि नहीं आई? तो इसीलिए फुले ने कहा स्मृति और वेद जो है वो बाइपोलरिटी की बात करते हैं। कास्ट सिस्टम जो है वो खत्म हो जाना चाहिए, अपरूट हो जाना चाहिए, पवित्र अपवित्र का जो है जो खत्म हो जाना चाहिए, स्पर्शता अस्पर्शता का भी कॉन्सेप्ट खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सोशियो पॉलिटिकल पावर ज्यादा है, बाकी चीजें कम है। इसीलिए उन्होंने फोकस किया वुमेन एजुकेशन पर। उन्होंने कहा लैक ऑफ एजुकेशन से विजडम नहीं आती, लैक ऑफ जस्टिस उसकी वजह से होता है, जिसकी वजह से प्रोग्रेस नहीं होती है, जिसकी वजह से मनी नहीं आता है, जिसकी वजह से ऑपरेशन होता है। देखा, एजुकेशन नहीं आएगी तो विजडम नहीं आएगा, विजडम नहीं आएगा तो जस्टिस नहीं मिलेगा, जस्टिस नहीं मिलेगा तो प्रोग्रेस नहीं होगी, प्रोग्रेस नहीं होगी तो मनी नहीं आएगा, मनी नहीं आएगा तो आप कुछ ले जाओगे क्या भाई? सही पढ़ाई नहीं होगी तो सही विजडम नहीं आएगी, सही विजडम नहीं आएगी तो यूपीएससी का पेपर समझ में नहीं आएगा, यूपीएससी का पेपर समझ नहीं आएगा तो आपका अटेम्प्ट खराब हो जाएंगे, आपके अटेम्प्ट खराब हो जाएंगे तो जो पैसा आपने आज तक लगाया वो भी जीरो हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा तो उसका मतलब आप यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाओगे। तो सही जगह पैसा लगाइए, सही जगह दिमाग लगाइए। क्यों कोमल जी? कोमल जी फिर से विचारों में डूबी। ये कौन सा विचार दिया सर ने? यही कह रहे हैं ज्योतिबा फुले कि दिमाग खोल के काम करो और विजय पथ की ओर आगे बढ़ो, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है उस समय के हिसाब से। तो फुले साहब कॉन्शियस थे एजुकेशन को लेकर, इसीलिए उन्होंने किस चीज की बात की? उन्होंने बात की यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। बताओ, उस जमाने में वो कह रहे हैं कि सर्व शिक्षा का सबको अधिकार होना चाहिए। मैं लिख देता हूं, ठीक है ना? देख लो, अब ये ऐसे हमें आंसर में लेके आना है। बड़े बड़े कॉन्सेप्ट, बड़े बड़े मुद्दे, बड़े बड़े आइडिया। तो बात यह है कि ज्योतिबा फुले ये कहते हैं कि मेल और फीमेल दोनों के इक्वल राइट्स। यही डीपीएस पे भी कहता है, डीपीएसपी भी कहता है कि दोनों के इक्वल राइट्स हैं, दोनों इक्वल पैदा हुए हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली होना भी तो चाहिए, ऐसा ऐसा प्रैक्टिस में भी तो होना चाहिए। ऐसा प्रैक्टिस में नहीं है, ज्योतिबा जी का कहना है। विडो रिमैरिज को प्रमोट करेंगे, चाइल्ड मैरिज को डिस्करेज करेंगे, इंटरकास्ट मैरिज को भी प्रमोट करेंगे। यानी कि फुले साहब की राइटिंग कास्ट से लेकर जो शोषण है उसको लेकर बहुत सेंसिटिव भी है, समझे? बहुत सारे लोगों ने उस पर काम किया है, सोनालकर है, धारा जी हैं, बाकी लोगों ने भी फुले के आइडियाज को बहुत सारा काम किया। आप भी दो चार नाम लिख सकते हो। तो फुले ने जो है वुमेन के लिए जो वर्ड यूज किए गए हैं ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की में, कि भाई जब जो है महीने का ये समय होगा, माहवारी आएगी तो महिलाएं पूजा नहीं कर सकती, महिलाएं मंदिर में नहीं जा सकती, महिलाएं कोई भी पवित्र काम नहीं करेंगी, विधवा हो गए यदि आप तो फीमेल जो है वो पूजा में नहीं बैठ सकती, वो कुछ नहीं कर सकती। ये सारे शोषणों का तिरस्कार और बहिष्कार करने की बात की है। इसीलिए फुले साहब ने किताब लिखी, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक। पुस्तक का नाम क्या है? सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक। समझे? सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक। तो फूले ने जो है सबको बोला कि मेल और फीमेल भाई बहन, सारे मेल और फीमेल जो है सबको मिलजुल के पढ़ना चाहिए, सभी कास्ट के लोग टीचर बनने चाहिए। इसीलिए उन्होंने फातिमा शेख की बात की शुरू से। फातिमा शेख का वीडियो भी आप सरकारी के ऊपर जाकर देख सकते हैं, आपको बहुत लाभ होगा। तो फातिमा शेख ने भी ये बात की, फातिमा शेख ने भी उन आइडियाज को आगे बढ़ाया, वो भी टीचर बन गई। तो क्या वो टीचर कौन बनेगा?
ये किसने मान लिया कि ब्राह्मण हो आप गोत्र से तो ये आप टीचर बनने योग्य हो? टीचर बनने योग्य वो है जिसमें वो ब्राह्मण वाले गुण हैं, और वो कोई भी हो सकता है। मोर इंक्लूसिव एजुकेशन हो सकती है, मोर जेंडर पर्सपेक्टिव से एजुकेशन हो सकता है। बात समझिए आप? इसीलिए 1863 में उन्होंने क्या स्थापित किया? बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। यानी कि ये उसके लिए था, वो प्रेग्नेंट लेडीज, वो प्रेग्नेंट विडोज जो अपने बच्चे को शांति से सुख से जन्म दे सकें, और इस बाल हत्या प्रतिबंधक गृह में जो है वो रिलैक्स होकर एनोनिमस तरीके से आगे बढ़ सके। एनोनिमस का अर्थ है कि समाज के वो ठेकेदार जो इनको जीने ही नहीं देना चाहते, उनको वो जो है मौका देंगे। तो जेंडर पर्सपेक्टिव देखिए आप कितना ब्रॉड है उसका। सर ये फातिमा शेख क्या है? फातिमा शेख क्या है मतलब? है बड़ी क्या? फातिमा शेख क्या है? फातिमा शेख कोई चॉकलेट है क्या? फातिमा शेख क्या है? अरे नाम है भाई, बताया ना। फातिमा शेख एक टीचर थी जिन्होंने ज्योतिबाई फुले के साथ साथ बहुत काम किया टीचिंग के, वन ऑफ द पाइनियर्स ऑफ एजुकेशन। मैंने कहा ना, आप वीडियो जाके देखिएगा। कुलम्बीन एक पोयम लिखी गई, कुलम्बीन। ध्यान से नहीं सुनोगी तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं एक लेक्चर को 4 बार सुनो कम से, चाहे स्पीड से सुन लो थोड़ा थोड़ा। सर इतना उसमें टाइम नहीं होता, सिर्फ 1 या 2 बार ही देख सकते हैं। ऐसा है क्या? हम मैनेजमेंट से दरखास्त करेंगे, 2 बार के बाद नहीं देख सकते दोबारा? नहीं सर, 2 बार भी वो अगर हम स्पीड में देखेंगे तब होएगा। अगर नॉर्मल स्पीड में देख रहे हैं तो सिर्फ वो 1 ही बार होएगी। उसके बाद उसके बाद उसका टाइम खत्म हो जाता है नीचे। एक्सेस नहीं। कैपिटलिस्ट समाज की देन है। मैं गुजारिश करूंगा मैनेजमेंट से कि पर मिनट के हिसाब से चार्जेस लेकर एक बार फिर से देखने दिया जाए। ठीक है? ओके कोमल जी। पर ये मुझे नहीं पता था। एक बार ही सुनो, लेकिन ध्यान से सुनो। ये तो हो सकता है नोट्स तो बना रहे हो कोमल, नोट्स भी ना बन रहे क्या? हाँ सर, एक बार तो देख सकते। हैं? हाँ सर, देख सकते हैं एक बार। नोट्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? हाँ है ना में जवाब दो बन रहे हैं सर। अच्छे से, जितना डिटेल में मैं बता रहा हूँ उतने सब। ये वाले पेपर सेकंड की सर मैंने दोबारा नहीं ली अभी। पेपर सेकंड खतरनाक है, पेपर सेकंड को दोबारा बना लो, बहुत फायदा हो जाएगा। 1 तो मैंने डिक्टेट ही कराया है पूरा। हाँ सर, सेकंड में आप सर ऊपर ऊपर से बता रहे हो। ऊपर ऊपर से बता रहे। ओ माय गॉड, फिर से कोमल ने अटैक किया। अरे इसमें क्या इतने सारे विचार हैं यार, आइडिया तो कितना लिखवाऊंगा इसमें? कुछ स्टैंडर्ड चीज छोड़ना है ये, इतने सारे कॉन्सेप्ट इसमें है यार। कोमल ने ज्योतिबा फुले की तरह असंतोष प्रकट किया कि ब्राह्मणिकल समाज जो बता रहा है वो गलत है, लेकिन मेरी मदद करो, तुम्हारी भला होगा। तो उन्होंने पोयम लिखी है कुलम्बीन। उस पोयम में उन्होंने जो है शूद्र जो वुमेन है, वो लेबर जो है, जो खेतों में या जो वैसे लेबर क्लास है वो काम करती है, और शूद्र मैन और वुमेन, उसने कहा कि वो एक साथ उठते हैं, एक साथ सोते हैं, सारी फैमिली का टेक केयर करते हैं, मल्टीपल जॉब भी करते हैं, लेकिन ऐसा उच्च वर्ग की महिलाएं ऐसा नहीं करती। फिर जहां तक बात है पीजेंट्स की, तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखी। उन्होंने रैयत वाली सिस्टम को जो है बहुत ही ज्यादा डिटेल में उन्होंने क्वेश्चन करके शोकेश किया। किताबों के नाम अगर मैं कहूँ तो ये है गुलामगिरी, गुलामगिरी पेजेंट राइट्स के ऊपर है। तो 2 किताबों के नाम मैंने आपको दिए। तो उन्होंने बताया, और उन्होंने अपनी बुक में बताया कि फार्मर्स कितने मिजरेबल हैं, क्या ड्राउट है, और इसी तरह से उन्होंने जो है
ब्राह्मणिकल सिस्टम को बताया, फार्मर्स को मिसगाइड करते हैं, वो रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करते हैं, ब्राह्मण बिना हार्डवर्क किए दूसरे के अर्निंग्स पे रहते हैं। तो फुले ने इन सब चीजों को क्रिटिसाइज किया, कल्चरल एक्सप्लॉयटेशन को क्रिटिसाइज किया, मनी लेंडर्स जो एक्सप्लॉइट करते हैं उनको क्रिटिसाइज किया, और उन्होंने जो है कहा कि जो पीपल्स रूल है, या जिसे हम कहते हैं बली राजा, राजा बली का नाम आपने सुना होगा, वही लास्ट में सुख शांति लेके आ सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। फुले ने जो है काऊ और एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करने पर जोर दिया। फुले ने कहा कि स्मॉल स्मॉल डैम्स बनाओ, रेन वाटर को बचाओ, नेचुरल फर्टिलाइजर को यूज करो, स्टेट जो है हेल्प करना चाहिए सिम्बायोटिक रिलेशन में, सिविल रूल ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए, फॉरेस्ट लैंड जो है पेजेंट को अलाउ होना चाहिए ताकि वो जाके थोड़ा बहुत जो ले सकें ले लें, चिल्ड्रन जो हैं किसानों के, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, साइंटिफिक एजुकेशन मिलना चाहिए पेजेंट्स को, फार्मर्स को। और उसके बाद जो है इन सब आइडियाज को उन्होंने सत्यशोधक समाज में दर्शाया। सत्यशोधक समाज 1873 में उन्होंने बनाया, उसको पूरी तरीके से सपोर्ट मिला, ब्राह्मण से सपोर्ट मिला, मुस्लिम से सपोर्ट मिला, और वो पहले सोशल रिफॉर्मर थे। फुले पहले सोशल रिफॉर्मर हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर और जो पैदावार हो रही है उसको अपनी सोच का मुद्दा बनाया। ये बहुत बड़ी बात है। क्या फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर who made agriculture and the production conditions among his main subjects of concern। उनसे पहले ऐसे मुद्दे किसी ने भी नहीं उठाए थे। तो फुले जो है वो डायकोटोमस स्ट्रक्चर जो सोसाइटी का है उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया, शूद्र अतिशूद्र को आइडेंटिफाई किया। फुले जो है वो सोशल रिफॉर्मर ही नहीं है बल्कि एक रिवोल्यूशनरी भी है। फुले ने मराठी लिटरेचर के अंदर से जो है एक नई आवाज निकाली। फुले ने एक सिस्टम बनाने की कोशिश की, पर इंपीरियलिज्म को उन्होंने ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं किया। इंपीरियलिज्म को उन्होंने बहुत ज्यादा, ब्रिटिश रूल को उन्होंने बहुत ज्यादा जो है नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव एलिमेंट में नहीं जाना, क्योंकि फुले जो है वो इंपीरियलिज्म के जो कोर बुराई है उसको नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने यही देखा कि फुले जो है प्रोग्रेसिव थे, क्रिएटिव थे, और वो जो है सॉफ्ट थे थोड़े से इंपीरियलिज्म पे। तो सारे का सारा जो थिंकिंग, सारा का सारा जो पूरा स्ट्रक्चर, जो फोकस उनका था वो ब्राह्मणवाद के लिए था। तो फुले की राइटिंग रिवोल्यूशनरी है, फुले की राइटिंग लॉजिकल है, और फुले की राइटिंग एक सोच वाली है। ऐसा हम महात्मा फुले के बारे में कह सकते हैं। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछिए। बोलिए, कोई डाउट? बोलिए, कोमल जी बोलिए, कोई डाउट? नो सर। तो कैसा है, ये पूरा हो गया हमारा ज्योतिबा फुले साहब का। आपको इसके बारे में डाउट है तो पूछो, नहीं तो हम अगला टॉपिक उठाते हैं। नॉन ब्राह्मणिकल अप्रोच भी मैंने करा दिया। डॉक्टर अंबेडकर साहब को तो हम कर चुके हैं, हाँ? यस यस सर। तो अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, वैसे मैं ये भी कर चुका हूं, एथनिसिटी इंडिया में क्या है क्या नहीं है।
मैं ऐसा टॉपिक आपको बताना चाहता हूँ जिससे हम इसी को सोसाइटल एंगल को और वो कर ले। देखो रिलीजन हमने कर लिया, सोसाइटी हमने कर लिया, मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन हमारा हो गया है, मॉडर्निटी भी हो गया है। पॉइंट बताइए और मैं अभी इसमें क्या और लूँ ताकि हम उसी के हिसाब से आगे बढ़े, नहीं तो फिर नेक्स्ट टॉपिक में उठा रहा हूँ। रूरल एंड एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, इसमें इंडिया ईयरबुक का चैप्टर भी आएगा, इसमें योजना भी आएगी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें कुरुक्षेत्र भी आएगा। ठीक है ना। उसके अंदर क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके केस स्टडीज मिलेंगे, लेकिन अब ओवरव्यू देता हूं मैं। देखो इसका तो मैं एक 10 मिनट का, ताकि हम अगला तो अगला उठाएंगे। पहली बार जब हम रूरल एग्रीरियन ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि पहले 2 डिकेड्स में फर्स्ट 4-5 ईयर प्लान्स में क्या हुआ। वो बताएगा भाई। एग्रीकल्चर बढ़ा, कल्टीवेशन बढ़ा, साइंटिफिक इंटरवेंशन हुए, CSIR बना, भाखड़ा नंगल डैम बना, CDP आया, ये सब लिखना पड़ेगा। अब ये क्या है, ये सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं, लेकिन हमारे यहाँ टॉपिक क्या दिया, रूरल एंड एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन। यानी बेस आपको पढ़ा होना चाहिए, फिर डिबेट हो सकता है उसके ऊपर। तो अब मैं डिबेट बता रहा हूँ। गोल क्या था भाई रूरल ट्रांसफॉर्मेशन का? लिविंग स्टैंडर्ड उठाने हैं, पॉवर्टी रिमूव करनी है, डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, हेल्थ इंप्रूव करनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बढ़ाना है, रीजनल बैलेंस डेवलपमेंट करना है। तो प्रोग्राम क्या है उसके लिए? अलग अलग अप्रोचेज आई। क्या आई? अलग अलग अप्रोचेज। जैसे एक अप्रोच का नाम हम ले लेते हैं, मान लीजिए सेक्टोरल अप्रोच। कौन सी अप्रोच? सेक्टोरल अप्रोच आई। अब क्या होती है सेक्टोरल अप्रोच? सेक्टोरल अप्रोच सेक्टर की होती है। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन एक सेक्टर है, कॉटेज इंडस्ट्रीज एक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एक सेक्टर है। ये हो गया सेक्टोरल अप्रोच। फिर एक आई टारगेटेड अप्रोच। आज के टाइम से सोचो, टारगेटेड अप्रोच में सेक्टर तो आज भी बहुत सारे हैं। सर्विस सेक्टर भी एक सेक्टर है आज की डेट में, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप भी एक सेक्टर है। टारगेटेड अप्रोच में क्या आया? टारगेटेड में सॉरी सेल्फ हेल्प ग्रुप भी आएंगे। फिर आया इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IRDP जिसको बोलते थे, हैं? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अब क्या है आज की डेट में? क्या है इसकी जगह? ये नहीं है कुछ भी। आज के तो महात्मा गांधी रूरल, है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, सब कुछ उसके अंदर सब्ज्यूम हो गया। तो ये हो गया टारगेटेड। मैंने बोला ना, जो 8 साल हुए हैं सरकार के, वो हमें एक बार देख लेना है। माई गवर्नमेंट के जो 8 साल हैं उसका लिंक मैं आपको दे देता हूँ, तो आपको 80% चीजें इसमें मिल जाएंगी। दे दिए मैंने। तो उसके बाद एरिया डेवलपमेंट अप्रोच एक प्रोग्राम आया। क्या आया? एरिया। अब कैसे एरिया भाई? हिली एरिया अलग, डेजर्ट एरिया अलग। तो हिल डेवलपमेंट काउंसिल बन गई, डेजर्ट डेवलपमेंट के लिए कार्य होने लगा। हिल डेजर्ट ऐसे करके आप देख सकते हो। ये हो गया आपका, क्या हो गया? एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर एक आई सोशल जस्टिस अप्रोच। क्या आई? सोशल जस्टिस अप्रोच। अब सोशल जस्टिस अप्रोच क्या है आज की डेट में?
ट्रिपल तलाक सोशल जस्टिस है। आपके घर पे जो डिलीवरी हो रही है सर्विसेज, वो सोशल जस्टिस है। लड़कियों को जो स्कॉलरशिप मिल रही है 12वीं तक ग्रेजुएट तक पढ़, वो सोशल जस्टिस है। सुकन्या समृद्धि योजना सोशल जस्टिस है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन सोशल जस्टिस है। लैंड डेवलपमेंट सोशल जस्टिस है। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सोशल जस्टिस है। आरटीआई सोशल जस्टिस है। सब कुछ आ जाएगा ऐसे तो। बात समझ आई मेरी? नहीं आई है आचार्य जी, कोमल जी? Yes, sir. फिर आप ले लोगे पार्टिसिपेटरी अप्रोच। अरे भाई, पार्टिसिपेटरी अप्रोच के लिए तो गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव की एक, पार्टिसिपेटरी अप्रोच पे हम थोड़ी और बात करेंगे, लेकिन कोऑपरेटिव की एक मिनिस्ट्री भी बन गई है। जाओ उस मिनिस्ट्री पे गूगल करके देखो क्या दिया हुआ है, नहीं समझ आए पूछो। फिर उसके बाद वॉलंटरिस्ट अप्रोच, वॉलंटरी, वॉलंटरिस्ट अप्रोच हो गया। क्या एनजीओ आ गए, हाँ, एड आ गई, फंडिंग आ गई। ये सब क्या है? वॉलंटरिस्ट अप्रोच। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये भी वही है। स्वच्छ भारत अभियान, हर घर में झंडा होना चाहिए। बताओ, 100 करोड़ लोग भारतीय इस बार 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे। तो ये क्या है ये सब? तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब इसमें आंचल जी क्या, इसमें कोमल जी क्या लिखवा सकता हूँ मैं? बताइए, बताइए कोमल जी। कोमल जी के 2 शब्दों का इंतजार। नहीं सर। अब बताओ ना साला, इसमें क्या लिखवाए भाई? इसमें ये तो समझने वाला है सारा, मतलब गोलमोल है ये सब। ठीक है, उसके नहीं बाद सर, आप ये सब तो ठीक है। हैं, नहीं सर, ये सब तो ठीक है पर फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या था, कब आया? 1950s में आया। एग्रीकल्चर उसका पार्ट था, एनिमल हस्बेंड्री पार्ट था, इरिगेशन पार्ट था, पब्लिक हेल्थ भी पार्ट था, एजुकेशन भी पार्ट था, विलेज इंडस्ट्रीज भी उसके पार्ट थे। लोकल लीडरशिप से होना चाहिए था। फिजिकल रिसोर्सेज वहाँ के यूज करने थे। उसका गोल क्या होगा? हाँ भाई, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा बढ़ाएगा, एग्रीकल्चर साइंटिफिक तरीके से होगा होगा, रिसोर्स प्रॉपरली यूज करेंगे, हाँ जी करेंगे, सेल्फ हेल्प और सेल्फ रिलायंस बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, लोकल लीडरशिप बढ़ाएंगे, कम्युनिटी लीडरशिप बढ़ाएंगे, हेल्थ केयर इंप्रूव करेंगे, एजुकेशन इंप्रूव करेंगे। पर वो नहीं कर पाया ऐसा। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि जो है सब लोगों का साथ नहीं मिला। बलवंत राय मेहता कमेटी बनी बाद में उसके लिए। जब बलवंत राय मेहता कमेटी बनी तो उसने बोला भाई सीडीपी से कुछ नहीं होने वाला, आप क्या बनाओ, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बनाओ। उसके लिए 1990s के बाद आया वो। जब जब बलवंत राय मेहता कमेटी आई, उसने बोला तो आपका ये जो है कितना एक्ट, कितना है अमेंडमेंट एक्ट पंचायती राज का? 73rd अमेंडमेंट है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का, अर्बन लोकल बॉडीज के लिए? नहीं पता सर। अरे दोनों साथ साथ ही तो हैं। वो 74 या 75 पर सर। 75 नहीं है ऐसे करके। तो कोऑपरेटिव की बात होती है तो कोऑपरेटिव का आया है। फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी इंडिया में बॉम्बे में बनी थी। कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव स्टेट सब्जेक्ट है। फिर एक जेसी कुमारप्पा कमेटी थी। जेसी कुमारप्पा कमेटी थी, उसने बोला कि कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए जो है वो होना चाहिए। बैंक इसलिए हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं। आप देखो आरबीआई का रोल क्या है उसके अंदर, आप देखो स्टेट का रोल क्या है। तो कोऑपरेटिव क्या होता है? कोई भी मेंबर बन सकता है, ओपन मेंबरशिप होती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता एज का, जेंडर का, पॉलिटिकल अलायंस का, सारे में ऑटोनॉमी होती है। सेल्फ हेल्प उसका गाइडिंग प्रिंसिपल है। एजुकेशन और ट्रेनिंग सबको दी जाती है। तो लेकिन नहीं होता ऐसा, एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। महाराष्ट्र में जैसे शुगर केन के कोऑपरेटिव है। अमूल जो आपका एग्जांपल है, अमूल, अमूल आपका जो है वो मिल्क का कोऑपरेटिव है। अमूल भी तो कोऑपरेटिव ही है। आप अमूल को गूगल करोगे तो पूरा आपको मिल जाएगा। वो क्या बोलते हैं उसको, वर्गीस कुरियन साहब का
अभी उनके हमने बर्थडे भी मनाया था, मेरे को याद है थोड़ा टाइम पहले। फिर उसके बाद जो है अब हमें देखना है कि कैसे वो उसका ग्रोथ हुई। तो एक पीआर दुबाशी साहब हैं, वो कहते हैं कि मूवमेंट टाइम के साथ इवॉल्व हुई, कोऑपरेटिव मूवमेंट इवॉल्व होती है टाइम के साथ। देसाई साहब कहते हैं कि भाई जो भी एग्रेरियन स्ट्रक्चर के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो क्रूशियल प्रॉब्लम्स आती हैं कॉलोनियल रूल की वजह से, जो भी दिक्कतें आई थी पहले की, बैकवर्डनेस था एग्रीकल्चर का, उन सबको ठीक करने के लिए कोऑपरेटिव्स की जरूरत है। कोऑपरेटिव जो है भारत को मॉडर्न बना सकती हैं, कोऑपरेटिव जो है भारत को राइट डायरेक्शन में प्रमोट कर सकती हैं, कोऑपरेटिव जो है मासेस के लिए जो एक मिनिमम डिग्निफाइड लाइफ होना चाहिए उसको दर्शाती है। लेकिन फिर अब सोशियोलॉजी है, किसने क्या बोला ये हमें देखने वाली बात है। तो कोई कहता है कि कोऑपरेटिव्स के अंदर कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स होती है, असली भला तो होता नहीं, ठीक है ना, असली भला नहीं हो पाता, और जो है सब लोग अपना अपना फायदा उठाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स। रिचर सेक्शन जो है उसको ले लेते हैं। डैनियल थॉर्नर ने बोला कि रिचर सेक्शन अपना इंटरेस्ट सर्व करते हैं। सारे के सारे कोऑपरेटिव का मालिक कौन? नेताजी। बैठता कौन है उसके ऊपर? नेताजी। लोन किसको मिलते हैं? इन्फ्लुएंशियल फार्मर को। तो सही चीज अपने आप खत्म हो गई। इससे रीजनल इम्बैलेंस होता है। स्टेट गवर्नमेंट जो है कई जगह इंटरवीन किया, कई जगह नहीं किया। रूरल क्रेडिट सही जगह गया, नहीं गया। ऐसा अगर होता तो सुसाइड भी ना होती फार्मर्स की इतनी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट आया, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आया तो वो अभी हमें देखना है। आप गूगल करिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रिसेंटली क्या हो रहा है, और फिर हम चर्चा कर सकते हैं। मैं आपको दिशा दे रहा हूं क्योंकि हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं। पढ़ना तो पड़ेगा, उसमें समझ नहीं आएगा उसमें आप मुझसे पूछो। अमित शाह जी कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी हैं। ऐसा ही आपको पॉवर्टी के लिए देखना है कि पॉवर्टी के लिए कैसे फाइट किया। एनसीईआरटी क्लास जो इकोनॉमिक्स की है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, उसमें दिया हुआ है। एक हो गई आपकी ट्रिकल डाउन अप्रोच। ट्रिकल डाउन अप्रोच वही है कि आपने कुछ किया बहुत बड़ा, आपने कोई क्रिएट किया, आपने पीएसयू क्रिएट किया, आपने बांध क्रिएट किया, आपने बैंक क्रिएट किया, और उससे ट्रिकल होकर पॉवर्टी धीरे धीरे चली जाएगी। ये हो गया आपका ट्रिकल डाउन अप्रोच। दूसरा आ गया आपका फोकस स्कीम। स्कीम बनाई आपने, गरीबी हटाओ आंदोलन जैसे चलाया, तो आपने क्या किया उसके लिए? क्या 5 ईयर प्लान के अंदर कोई गरीबी हटाने के लिए कोई स्कीम बनाई गई? तो ये हो गया फोकस्ड अप्रोच। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम बनाई, कोई वेल्थ स्कीम बनाया, जननी सुरक्षा योजना, मातृ योजना बनाया। फिर एक हो गई इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच में क्या आएगा? मिड डे मील स्कीम आएगी, सर्व शिक्षा अभियान आएगा, और नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन आएगा, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन आएगा। ये सारे क्या हो गए? इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो इसमें लेकिन हमें ये नहीं लिखना है, इसमें भी हमें जो है गूगल करना है, इसमें भी हमें देखना है एंड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की वजह से क्या आया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन वो क्या बोल रही है। हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल्स आते हैं कि इतना रह गया, इतना हो गया, सबसे बेस्ट स्कीम, सबसे बेस्ट स्कीम तेलंगाना की है कि उड़ीसा की है, कहाँ की है, और वो क्यों है, तो कैसे रेप्लिकेट हो सकती है, किसका मॉडल रेप्लिकेट हो सकता है? दिल्ली अपने स्कूल के मॉडल को बोलता है। बात समझे आप मेरी? तो ग्रीन रेवोल्यूशन भी ऐसे ही है। ग्रीन रेवोल्यूशन और सोशल चेंज हमने फर्स्ट पेपर में ही बात की थी कि कितना प्रॉफिट हुआ, लेकिन वही हमने बात की थी अनइक्वल बेनिफिट्स हुए फार्मर्स को। क्लीन एंड कल्टीवेटर अपनी जगह से हट गए, बिहार से पूर्वांचल से आगे लगे, और वो कम से कम उनमें काम करने लगे। माइग्रेशन हो गया बहुत ज्यादा है, ऊपर से बहुत सारे फार्मर जिनके पास बहुत माल था वो सब अब्रॉड, सारा माझा बेल्ट जितनी भी है वो जालंधर बेल्ट, वहां से लोगों ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया। सेक्स रेशियो स्क्यू हो गया, डिस्टॉर्शन आ गया, इकोनॉमिक ट्रेडिशनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन हो गया। पैसे आए लेकिन वो ठीक से नहीं आए, जैसे जैसे गुड़गांव में हुआ है। जजमानी सिस्टम खत्म हो गया, क्लास इंटरेस्ट जुड़ गए, किसान भी पॉलिटिक्स में आ गए, रिलीजियस आइडियाज को भी सपोर्ट मिला इससे। क्रॉपिंग पैटर्न में जो चेंज आना चाहिए था वो नहीं आया, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर नहीं हुआ, मोनोक्रॉप रिजीम हो गया। कुछ एरिया बहुत ग्रोथ वाले हो गए, कुछ नहीं हो गए।
और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल नॉलेज का भी ह्रास हुआ एक तरीके से, इसीलिए हम बैक टू रूट जा रहे हैं। इसलिए अब हम बोल रहे हैं कि भाई सफल बनी नहीं करेंगे, लेकिन हम सिस्टम से काम करेंगे। तो ये कुछ एस्पेक्ट हैं, लेकिन और भी एस्पेक्ट हैं, जैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है इंडियन एग्रीकल्चर में। मोड ऑफ प्रोडक्शन हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और रूरल लेबर की इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, माइग्रेशन करता है रूरल लेबर, नहीं करता। तो ये कुछ 2-3 एलिमेंट हैं रूरल लेबर और ये सारा, ये हम जो है मंडे को डिस्कस कर लेंगे। मैंने लेकिन अभी भी आपको जनरल आइडियाज बताए हैं, इसमें और बहुत कुछ हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन पहले ये सारे पता होने चाहिए। ये पता होने के बाद आप क्वेश्चन रेज करो, फिर हम उसको कंटेम्प्रेरी उससे जोड़ेंगे कि 4 लेबर कोड आए हैं अभी, वेजेस के लिए भी सरकार ने ये किया है, जनधन योजना भी लेके आया है, नेशनल स्किल मिशन भी लेके आया है, समझे। फिर आपको ये सब लिखना पड़ेगा, और साथ में किसी यूनिवर्सिटी का नाम, किसी सोशियोलॉजिस्ट का नाम, और नहीं तो मेरा नाम तो एग्जाम में लिखना ही पड़ेगा। ऐसा भी लोगों ने किया है, मेरा नाम लिख दिया और कोट कर दिया, नंबर आ गए। किसको पता कौन है भाई, क्या हो रहा है। हाँ, ऐसा भी हुआ है। हिम्मत